कल हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे भी अपने पास वही रहते एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पर भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डिस्टेंस, ठीक है, फिर देखोगे नंबर कितने नंबर में लगे हुए हैं, और लास्ट में देखोगे पावर, पावर किसकी ज्यादा और किसकी कम है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया ना, आंसर क्या है उसका? बी ए सी डी, ठीक है, सब यही है, ठीक है। देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो सब में क्या है, कॉमन है, तो मतलब इससे जो एसिडिक स्ट्रेंथ आनी थी वो तो सब में आएगी, ठीक। अब इसके जस्ट बगल में अल्फा कार्बन है, इसके जस्ट बगल में क्या है मेरे पास, अल्फा कार्बन है। इसके बगल में देखूंगा तो ये मेरे पास क्या है, अल्फा कार्बन है, और इसके बगल में देखूंगा तो ये अल्फा और ये बीटा कार्बन, बीटा पे लगा हुआ है ना फ्लोरीन, ये मेरे पास क्या हो गया, बीटा कार्बन, ठीक है। अब देखो, अब मैं जब देखूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, डिस्टेंस, ठीक है, कि कौन से डिस्टेंस पे लगा हुआ है। ये ग्रुप पे देखोगे तो अल्फा पे लगा हुआ है क्लोरीन इसके साथ, ये भी अल्फा पे लगा हुआ है, ये भी अल्फा पे लगा हुआ है, बट ये किस पे लगा हुआ है, बीटा पे। दूर हो गया, दूर होते क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो डी ऑप्शन तो मेरा क्या हो गया, लास्ट में हो गया। अब एसिडिक स्ट्रेंथ मेरी माइनस आई की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो माइनस आई मेरे किसके सबसे ज्यादा होता है, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। कब देखा, जब हमारे इन तीनों की डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, क्योंकि एक ही फ्लोरीन लगा हुआ है, एक ही क्लोरीन लगा हुआ है, और एक ही क्या लगा हुआ है मेरे पास, ब्रोमीन। तो डिस्टेंस और नंबर तो क्या है अब सेम। लास्ट का देखूंगा पावर बचेगी मेरे पास, तो पावर फ्लोरीन की ज्यादा होती है, इसलिए ए ज्यादा होगा किससे, बी ज्यादा होगा ए से, ए ज्यादा होगा किससे, सी से, तो बी ए सी डी इसका आंसर है, ठीक। इसका आंसर बताओ, ए डी ई बी सी, ये आ रहा है सबका, और कुछ अलग है, ये है, ठीक है। तो देखो भाई, मेरे पास यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर भी वही ग्रुप है, यहाँ पर भी सेम ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी सेम ग्रुप लगा हुआ है, और ये भी क्या लगा हुआ है मेरा, सेम ग्रुप है। सेम ग्रुप को हटा दो, क्योंकि यहाँ से तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगी मेरी, सेम आएगी। इसके बगल में अल्फा कार्बन है, ये अल्फा और ये कहाँ लगा हुआ है, बीटा पे लगा हुआ है। इसके बगल में अल्फा और ये भी कहाँ लगा हुआ है, बीटा पे। ये इसके बगल में अल्फा पे लगा हुआ है, और इसको देखो तो ये भी कहाँ लगा हुआ है, अल्फा पे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस में देखेंगे तो अल्फा पे है, ये तो बीटा हो गया, तो कमजोर अपने आप ही हो गया, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या हो गया, अब बढ़ गया, तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। सी मेरे पास फिर बीटा पे, इसके बाद भी खत्म हो गई। ये अल्फा पे है, और ये भी मेरे पास क्या है, अल्फा पे, ठीक है। तो मतलब मैं ए डी और ई की जब बात करूंगा तो तीनों कहां पर है, सेम डिस्टेंस में। अब इसके अंदर हम नंबर देखेंगे, नंबर किसके अंदर ज्यादा है, ए में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो क्या लगी हुई है, क्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन लगी हुई है और यहाँ पर एक क्लोरीन लगी हुई है, तो इसका नंबर ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, ए की, ठीक है। अब ये ऑप्शन तो मेरा हट गया। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, यहाँ पर दोनों का नंबर भी कैसे है, सेम, एक ही फ्लोरीन लगा हुआ है और एक ही क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्या देखेंगे हम लोग, पावर, पावर किससे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, किससे, क्लोरीन से, तो इसलिए पहले फिर डी आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास ई। अब ये दोनों बचे, ये भी बीटा पे फ्लोरीन लगा हुआ है और ये भी बीटा पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो अब इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम, नंबर भी सेम है, दोनों में एक ही क्लोरीन लगा हुआ है और एक ही क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन। अब क्या देखूंगा, पावर, पावर किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, इसलिए फिर आपके पास बी आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास सी, ठीक है। तो दो वीक ग्रुप ज्यादा पावरफुल होते हैं किससे, एक स्ट्रॉन्ग से, क्योंकि इसका नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन लिखो, देखो ऑर्गेनिक के अंदर ना ऐसी बहुत सारी जगह आएंगी जहां पर ये सारी चीजें काम आएंगी, और आपके एग्जाम में स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ मुझे, ये सब ना, तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया था, सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूं मैं, CH3 कार्बन, CH3 OH, ये ए ग्रुप है, CH3 CH3OH, ये मेरा बी ग्रुप लगा,
यहाँ पर लिखेंगे हम लोग CH3 CH2OH, ये मेरा C ग्रुप लगा हुआ है, और लास्ट में मैंने लिखा HOH, ये मेरा D ग्रुप है। अब आपको यहाँ पर बतानी है मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ, आप कैलकुलेट करो। यहाँ पर आप एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करो। करना क्या है, बस घर जाके डेली रिवीजन करना है तो, ठीक है। ये सब चीज आपको डेली रिवाइज करनी ही करनी है, तभी आपके जहन में और आपको याद रहेंगी आखिरी तक। मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बट तब तक आप इसका आंसर निकालो, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है। अपनी बुद्धि लगा, फिर आंसर सोच एक बार। पहले वो क्वेश्चन करो, सिर्फ थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। पहले इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर निकालना है। क्या इतना अच्छा ऊपर नीचे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। इसमें से कौन सा ग्रुप कॉमन है सबके अंदर? OH सेम है। अब बाकी ग्रुप का आपको फंक्शन देखना, वो क्या करते हैं। क्या होना चाहिए? हाँ, याद रखने की जरूरत नहीं है, पानी से ज्यादा एसिडिक होता है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या है मेरे पास OH लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है OH है, यहाँ पर भी क्या है, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या है OH। एग्जाम में ऐसे लिखा नहीं आएगा, वो सीधा लिख देगा H2, ठीक है ना, ऐसे लिखा होगा H2। अब आपको दिमाग लगाना है, यहाँ OH ग्रुप मेरा क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर ये कैसा लगा हुआ है मेरे पास 3 डिग्री लगा हुआ है, टर्शियरी है। टर्शियरी का प्लस आई क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। मुझे क्या चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। फिर ये कैसे मेरा सेकेंडरी का है, क्योंकि ये मेरा 2 डिग्री कार्बन है, तो इसके साथ OH लगा हुआ है, इसके कैसे सेकेंडरी है। ये कैसे है मेरे पास प्राइमरी है, ये कैसे मेरा 1 डिग्री, इसके साथ एक ही कार्बन अटैच है। तो कल देखो मैंने आपको लिखा था, जब मैं प्लस आई की ऑर्डर की बात करूं तो ये 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री आता है। बट मुझे चाहिए क्या माइनस आई ऑर्डर चाहिए, क्योंकि मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर रहा हूं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हाइड्रोजन का माइनस आई क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा एसिडिक होगा, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी, और लास्ट में आएगा ए, ठीक है। अब एक चीज यहां पर और देखो, OH ग्रुप लगा होता है तो अल्कोहल होता है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, और ये मेरे पास क्या है वाटर है। तो क्या मैं कह सकता हूं वाटर मेरा हर टाइप के अल्कोहल से ज्यादा क्या होगा एसिडिक होगा,
ठीक है, तो इस चीज को लिखना भी आप पहले लिखो, उसके नीचे एक लाइन लिखना, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सर ये 3 to 1 वाला क्या लिखा है? क्या 3 to 1 वाला। वो देख टेबल बनाई थी हम लोगों ने, हाँ, क्या है? ये देख 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अब माइनस साइन में इसका अपोजिट। माइनस साइन में इसका उल्टा को, सीधी सी बात है ना, इसका प्लस साइन ज्यादा है तो माइनस साइन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर बस अरेंज फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स इन स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अब आगे समझ रहे आपको क्या करना है इसके अंदर, स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर क्या है उसको डाउट था। अच्छा, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर, फॉलोइंग इंटरमीडिएट इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। तरह से सॉल्व करो, और कुछ नहीं करूँगा यहाँ पे। चलो लेक्चर वैसे ले देंगे, ठीक है, कोई नहीं, आज क्वेश्चन करेंगे तब तक ये करो भाई। चार क्वेश्चन लिखे सामने, स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर अरेंज करना। नोट डाउन कर लेना उसको, ठीक है, एक बार जाके फिर वैसे करो तो टाइम पास मत करो, आगे तक क्वेश्चन लिखने के लिए पहले क्वेश्चन लिखते जाओ, एक एक उसका आंसर निकालते जाओ और फिर आगे बढ़ते जाओ। फर्स्ट सवाल हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है, कर लेंगे। चलो देखते हैं, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पर स्टेबिलिटी देखनी है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जब भी देखेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना। आपके पास क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लस आई इफेक्ट के। और वहीं कार्बोनाइन के लिए देखेंगे तो कौन सा होता है,
माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक CH3 किसका काम करता है, प्लस आई का काम करता है, तो ये भी प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा होगा इस कार्बोकेटाइन पे, ये भी प्लस आई लगा रहा होगा और ये भी क्या लगा रहा होगा, प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे। ये CH3 ग्रुप भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और यहाँ से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कैसा होने लग जाएगा, स्टेबल होने लगेगा और न्यूट्रल होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ग्रुप लगे हुए हैं जो प्लस आई का काम करते हैं। यहाँ पर देखोगे तो आपके पास कितने ग्रुप लगे हैं, 2, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है मेरे पास, 1 लगा, और यहाँ पर मेरे पास 1 भी नहीं लगा। वैसे आप देखोगे ना 3 हाइड्रोजन लगे, बट हाइड्रोजन का इफेक्ट क्या होता है, बहुत कमजोर होता है एज कंपेयर टू CH3, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ प्लस आई लगाने वाला 1 ही है, और यहाँ पर प्लस आई लगाने वाले मेरे पास कितने हैं, 2 ग्रुप लगे। इसकी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, A, फिर होगा आपके पास B, फिर C, और लास्ट में क्या होगा, D। अब ये कार्बोकेटाइन कितना 3 डिग्री है कि नहीं, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से क्या है, अटैच है। तो ये मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये कैसे है, 2 डिग्री है क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है। ये कैसे है मेरे पास, 1 डिग्री है क्योंकि ये मेरे पास 1 कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन से अटैच है ना। इसलिए कार्बोकेटाइन की जब भी स्टेबिलिटी आएगी तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से। इस चीज को लिख भी लो, स्टेबिलिटी order for carbocations is stability order for carbocation is 3 डिग्री greater than 2 डिग्री greater than 1 डिग्री, ठीक है। किसकी बात है ये, कार्बोकेटाइन की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका क्या आंसर है, ये क्वेश्चन, ये अपने पास A, B और C, ठीक है ना। और कोई आंसर लगा है किसी का, क्यों A, B, C कैसे, देखो ये जो कार्बन है यहाँ पर ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन से यहाँ से भी अटैच्ड है, यहाँ से भी अटैच्ड है और यहाँ से भी अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये कितना है, 2 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन मेरे इस कार्बन से भी अटैच्ड है और इस वाले कार्बन से भी अटैच्ड है, इसलिए कैसे मेरे पास 2 डिग्री है। और ये वाला देखो कार्बन जो होगा ऊपर, ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा, इसलिए मेरे पास कैसा है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अभी अभी हमने देखा 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है मेरे पास 1 से, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, क्या हो जाएगा इसका, CBA, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर कार्ब एनायन है, जो मेरे पास CH3 है इसका काम तो प्लस आई का होता है। यहाँ पर मेरे पास कितने लगे हुए हैं, 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, और मैं जब बात करूंगा यहाँ पर तो मेरे पास 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। पर नीचे क्या है मेरा, इस बार कार्ब एनायन है, ठीक है ना। अगर ये पहले से एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, ये और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर C, B और A, ठीक है। आगे बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, ये कैसे है 2 डिग्री, और ये कैसे है 3 डिग्री। तो मेरे पास 1 डिग्री कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोनाइन से, और 2 डिग्री कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होता है मेरे पास 3 डिग्री कार्बोनाइन से। इस बात को लिखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बोनाइन्स इज, stability order for carb anion is 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree। कार्बोकेटाइन में उल्टा है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर आ जाओ, B A से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है जो कि क्या लगा रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। प्लस आई के लगने से कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए B मेरे पास क्या होगा, A से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन लिखते हैं। और क्वेश्चन लिखो, अरेंज फॉलोइंग बॉन्ड्स, अरेंज
following bonds in bond energy order. Arrange following bonds in bond energy order. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर आपको वो कंपेयर करना है. क्वेश्चन है ये आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है. जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा. ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन. दोनों के अंदर सेम आपको एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, वो है बॉन्ड एनर्जी. हाँ, किसी में लगा लो. देखो कल हमने जब एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे थे, हमें क्या देखा था, अगर कोई एसिड है H+ डोनेट करने के बाद वो कैसा होना चाहिए मेरे पास, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी वो अच्छा क्या होगा, एसिड होगा. यहाँ पर देखो क्या, ये जो बॉन्ड लगा हुआ है क्लोरीन का बॉन्ड इस वाले कार्बन से लगे. अगर क्लोरीन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज इसी कार्बन पे आएगा. भाई जब इस वाले कार्बन से क्लोरीन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज भी तो इसी कार्बन पे आएगा, क्योंकि Cl- तो निकल गया. अगर क्लोरीन इस कार्बन से निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज भी इसी कार्बन पे आएगा. तो मेरे पास ये क्या बन रहे हैं, इंटरमीडिएट बन रहे हैं. ठीक है, क्या बन रहे हैं मेरे पास, इंटरमीडिएट बन रहे हैं. तो आपको क्या करना होता है कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की. जितना ज्यादा स्टेबल होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी, कम होगी. क्यों, यहां से क्लोरीन निकलता है, उसके बाद ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, अगर स्टेबल होगा तो इसको क्लोरीन को निकालना क्या है, आसान है कि नहीं. आपके पास अगर ये क्लोरीन बाहर निकल जाता है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्लोरीन निकलने से, तो ये बॉन्ड कैसा होगा मेरा, वीक बॉन्ड होगा. ठीक है, तो आपके पास आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के. ठीक है, आंसर निकालो. फिर दूसरा क्वेश्चन ये जहां पर आपको A, B और C तीन बॉन्ड दिए हुए हैं, आपको बताना है कहां से हाइड्रोजन सबसे पहले निकल सकता है, किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी. ठीक है, और इसमें होगा B फिर C फिर A, B फिर C फिर A. ठीक है.
बाकी निकालो भाई, बाकी पे आंसर निकालो और रीजन भी बताना है ऐसे क्यों। ओके ठीक है, फटाफट कर बैठिए। देखो अभी जो पहले हमने क्वेश्चन किया ना स्टेबिलिटी वाले, वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन का वही है। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, अगर मैं देखूं ये कितना डिग्री है मेरे पास, ये और ये वाला मेरे पास 1 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा 3 डिग्री। अगर इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा बॉन्ड एनर्जी क्या होगी उतनी कम होगी, क्योंकि इस क्लोरीन को निकालने के बाद ये कंपाउंड जो बन रहा है वो स्टेबल है, इसके अंदर ये स्टेबल नहीं होगा तो ये क्या करेगा वापस से क्लोरीन को अटैच कर लेगा और क्लोरीन ये वाला बॉन्ड तोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ये मेरे पास सबसे अनस्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है, इसलिए मेरे पास बॉन्ड एनर्जी की जब बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी टर्म में लिखेंगे C फिर B और फिर A हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाओ, ये मेरे पास निकलेगा तो ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री, ये कैसा है 3 डिग्री, क्योंकि ये 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है। ये कार्बन किसके साथ अटैच है 1 2 और ये मेरा तीसरा कार्बन, तो ये मेरे पास 3 डिग्री है। ये कैसा है मेरे पास 2 डिग्री, तो इसीलिए मेरे को पता है कि मेरा 1 डिग्री कैसा होगा लीस्ट स्टेबल होगा और इसकी बॉन्ड एनर्जी फिर क्या होगी सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर C और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगा के करना। क्वेश्चन आपके पास अरेंज फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एक क्वेश्चन दूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ का और उसके बाद देखिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे रेजोनेंस। यहां पर लिख रहा हूं मैं 3 ऑप्शन, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आपके ऊपर लगा है C डबल बॉन्ड हो OH, C डबल बॉन्ड हो OH। ये बाद में करना, यहाँ पर आपको डायपोल मोमेंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले इन तीनों में कंपेयर करो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर।
किसके अंदर उसमें बी ठीक है। तूने इस ग्रुप को कैसे लिया, माइनस आई लिया प्लस आई लिया? नहीं नहीं, दूसरे को दो दो ग्रुप है ना आपको, फिर ये चीज तो एक भी समय कॉमन मान लिया। CH3 है, यहाँ पर ये ग्रुप भी लगा हुआ है, यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है, आप सोच खुद ही। CH3 क्या है मेरे पास, प्लस आई है, तेरी बात मान ली, ठीक है। CH3 तो मेरा क्या है, प्लस आई है। ये ग्रुप कैसे है, ये कैसे है मेरे पास, माइनस आई है, ये तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा। माइनस आई से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब देखो यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये कौन सा कार्बन आएगा, फिफ्थ। इंडक्टिव इफेक्ट 4 कार्बन के बाद क्या हो जाता है, खत्म, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं लगता। बोला था मैंने आपको, लिखवाया था कि 4 कार्बन के बाद इसका अगर मैं माइनस आई कैलकुलेट करूंगा तो इसके ऊपर वो नहीं लगेगा, क्योंकि 4 कार्बन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो क्या लगेगा, इन 4 कार्बन का प्लस आई लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। आपके पास इन 4 कार्बन का प्लस आई लगेगा इस ग्रुप के ऊपर। आगे बात समझ में? तो अब देखो, अगर पहले तो माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो बी ऑप्शन सबसे पहले आ गया। अब CH3 और इस 4 कार्बन की चेन का सबसे ज्यादा प्लस आई किसका है, इनमें से ज्यादा किसका प्लस आई, इसका प्लस आई ज्यादा है, तो ये क्या होगा मेरे पास, कम एसिडिक हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, तो ये आएगा, और फिर लास्ट में आएगा आपके पास C आएगा, ठीक है। तो कभी ये मत देखना 2-2 कार्बोक्सिलिक लगे हुए तो ये सबसे ज्यादा होगी, नहीं। पहले आपको देखना, अगर मैंने इस ग्रुप को कंसीडर किया है, इसके 4 कार्बन खत्म होने के बाद दूसरा ग्रुप लग रहा है, मतलब इस ग्रुप का माइनस आई यहां पर नहीं लग सकता, इस पे क्या लगेगा, इन 4 कार्बन का प्लस आई, ठीक है। ये बात समझ। अब ये क्वेश्चन करो, अरेंज फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। नहीं, वही तो बोलते हैं बस, ये एक एक्सेप्शन है वैसे तो, क्या हुआ, होना है ABCD ही चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों ने डायपोल मोमेंट पढ़ा है तो वहां पर क्या पढ़ते हैं, जो वो बराबर होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं, ठीक जा रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा चार्ज भी तो पोलराइज होगा ना, तो होता क्या है, वैसे तो हम लोग देखें तो ABCD आंसर आना चाहिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से देखते हैं, और देखते भी जनरली हम उसी तरीके से। बट ये एक केस है जो एक्सेप्शन है, जहां पर मेरा क्लोरीन का CH3Cl का डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू इस डिस्टेंस की वजह से, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, इसका आंसर होगा आपके पास BACD, ठीक है। इंपॉर्टेंट करके अलग से इसको लिख के रखना, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अभी तक हमने कोई एक्सेप्शन नहीं पढ़ा था, ये एक पहला एक्सेप्शन है जो पढ़ा है, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके नीचे लिखें, अभी लिखो, जनरली नोट बना के लिखना, ताकि आप नोट है ना, आप कोशिश करो ऐसे लिखो कि आपको अलग से दिखाई दे, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। लिखो, जनरली डायपोल मोमेंट इज डिसाइडेड बाय, जनरली डायपोल मोमेंट इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, but CH3F, but फ्लोरोमीथेन लिख लो, या CH3F and CH3Cl and CH3Cl are exceptions where bond length becomes dominating factor, ठीक है। लिख लिया? अगला क्वेश्चन लिखो, which is more polar bond, which is more polar bond,
आपसे पूछा गया कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है। एक है CH3F, ये ए ऑप्शन है, दूसरा मेरे पास CH3NO2, ये बी ऑप्शन है। मतलब किसके अंदर बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा? पोलर का मतलब क्या? चार्ज सेपरेशन कितना ज्यादा होगा इससे? बी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है किससे? फ्लोरीन से। ठीक है, NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है, इसलिए ये क्या होगा, इसमें बॉन्ड जो होगा ज्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू CH3F2। ठीक है, ये मत सोचो नाइट्रोजन लगा हुआ है, पीछे ऑक्सीजन भी है इसी वजह से। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट अपना खत्म हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? पोलराइजेशन होता है किसका? सिग्मा बॉन्ड का। दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आई और एक क्या होता है? माइनस आई। प्लस आई वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करते हैं, और माइनस आई वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का काम करते हैं। यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे किस किस टाइप के हो सकते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, कंपेयर करना हमको आगे क्या देखेंगे? पहले डिस्टेंस, दूसरा नंबर और तीसरा पावर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन बता सकते हैं। हम लोगों से स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी पूछ सकते हैं, डायपोल मोमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, और पोलैरिटी के बारे में पूछ सकते हैं। इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिखाई देते हैं, तो किससे आंसर करेंगे हम लोग? इंडक्टिव इफेक्ट देख के उसका आंसर कर सकते हैं। इतिहास समझ में आ गई? तो एग्जाम में क्या होगा, वहां लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है। आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट यूज करते हैं और उनके आंसर करते हैं। ठीक है, और मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, आपके पास कार्बन और उस ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता था, ये बॉन्ड पोलराइज होता था। क्यों? या तो इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती थी, या फिर कार्बन की ज्यादा होती थी। ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे होते थे, या फिर ये ग्रुप क्या करता था? इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या गेन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टडी डालो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। अब हम लोग रेजोनेंस को समझेंगे कि रेजोनेंस क्या है। ठीक है, देखो भाई हम लोगों ने बेंजीन देखी है कैसी होती है। आपके पास ये एक बेंजीन, मैंने बोला ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, थर्ड फोर्थ के बीच में क्या है? मेरे पास डबल बॉन्ड बना हुआ है, और आपके पास फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, देखा क्या गया? अगर मैं देखूं यहाँ पर फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। आपके फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। सेकंड और थर्ड के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। C2 और C3 के बीच में क्या लगा है? मेरे पास सिंगल बॉन्ड है। 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 5 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, और फिर क्या है? मेरे पास सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो मतलब डबल बॉन्ड बड़ा होता है या सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है? सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। तो होना क्या चाहिए था? ये वाली बॉन्ड लेंथ इस वाली बॉन्ड लेंथ से छोटी होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड तो छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड क्या होता है? मेरे पास बड़ा होता है। तो ये जो कार्बन सेकंड और कार्बन थर्ड के बीच में बॉन्ड लेंथ थी, ये बड़ी होनी चाहिए थी किससे? फर्स्ट और सेकंड से। बट जब प्रैक्टिकली देखा जाता है ये सारी बॉन्ड लेंथ कैसी आती है? बराबर आती है। कैसी आती है? बराबर। तो मतलब ये वाला जो इसकी प्रॉपर्टी थी, अगर हम लोग इस लॉजिक से चलते तो अपना लॉजिक तो क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है ना, तो ये एक स्ट्रक्चर इस प्रॉपर्टी को तो डिफाइन नहीं कर सकता। एक और स्ट्रक्चर कुछ देर बाद देखा गया, पहले तो साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व कर लिया, फिर वापस इसको मॉलिक्यूल को कुछ देर बाद देखता है, तो उसे क्या मिलता है? इस तरह का स्ट्रक्चर। फर्स्ट कार्बन था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये मेरे पास कैसा है? सिक्स्थ है।
ठीक है। अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 2 और 3 के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। डबल बॉन्ड ने अपनी लोकेशन क्या कर ली है, चेंज कर ली है, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, डीलोकलाइज हो गया। पहले यहाँ पर था अब यहाँ आ गया, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, पहले यहाँ था अब वो यहाँ पे अपनी पोजीशन क्या कर लिया उसने, चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, बेंजीन और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एक स्ट्रक्चर से आप प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकते थे, तो आपको दो स्ट्रक्चर क्या करने पड़ते थे, बनाने पड़ते। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हुए उन्होंने बोला भाई ये दो स्ट्रक्चर हैं, ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास दूसरा क्या है, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन दोनों को मिला के मैं एक फाइनल स्ट्रक्चर बना दूं। ठीक है, और उसको कैसे दिखाया जाता है, बीच में गोल बना देते हैं। गोल का मतलब क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या लगे हुए होंगे, पाई बॉन्ड लगे होंगे, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक छोड़कर एक बॉन्ड पे क्या होगा, मेरे पास पाई बॉन्ड होगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं इनको, या फिर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये इन दोनों से मिलकर जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां पर क्या होगा, पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। अपने जो हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, बॉन्ड का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। ठीक है, बट यहां पर क्या होगा, आपके बॉन्ड का क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। ठीक है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये क्या होगा, मेरे पास रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। असली में ऐसा नहीं होता है, जहां खुद ही सोचो भाई दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, मजाक थोड़ी, कभी यहाँ पर बन जाएगा कभी यहाँ बन जाएगा, मूव नहीं करता असली में। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ताकि इनकी ज्योमेट्री को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। असली में बॉन्ड ट्रांसफर नहीं होते। आपको पता है, एक एटम से दूसरे एटम के बीच में बॉन्ड बन गया तो अपने आप टूट के आगे नहीं चला जाएगा, वो बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी तभी टूटता है बॉन्ड, है कि नहीं। हम किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या बात करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी देंगे, तो मजाक थोड़ी, यहाँ से डबल बॉन्ड अपने आप यहाँ आ गया, अपने आप नहीं आता। ये बस क्या है, मेरे पास एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन जो है, जो ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। तो आप पहले लिखिए इसके बारे में, फिर ये बनाएंगे। देखो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इफेक्ट हो रहे थे, और यहां पर कौन से होंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है जो, ठीक है, ऐसे लिख लेना, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड जो बनते हैं, इज नोन एज रेजोनेंस, इज नोन एज रेजोनेंस। ड्यू टू दिस we cannot explain all the properties of one molecule by one Lewis structure, so we write more than one structure. These structure are known as canonical, CANONICAL, canonical structure और resonating structures। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो नीचे, इक्वल कार्बन कार्बन
एग्जाम्पल लिखो, इक्वल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन cannot be explained by one structure, cannot be explained by one structure, so we write two structures, so we write two structure, और सामने जो लिखा हुआ है वो छाप दो फटाफट। इनके नीचे लिख लेना, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये क्या है मेरे पास, रेजोनेंस हाइब्रिड है। नीचे लिख लेना रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। ठीक है, चलो आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या लिख लिया। देखो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना है ये मेरा ज्यादा स्टेबल होगा किससे, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, क्योंकि वो दोनों की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, रिजेंबल करता है। ठीक है, तो आपके पास कभी भी ऐसा कोई ग्राफ बना हो, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपके पास, रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे लोअर एनर्जी होगी, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होती है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, आप खुद ही सोचो कोई इंसान है जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो एक जगह बैठाएंगे वो नहीं बैठेगा, यहाँ वहां भागेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। बट कोई थका हारा इंसान उसको एक जगह बैठाओगे तो चुपचाप बैठा रहेगा, क्योंकि वो वहां पर क्या है, स्टेबल है। तो जो चीज स्टेबल होती है उसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो मेरे पास रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर समझ लो ये स्ट्रक्चर 1 की एनर्जी है या फिर कोई एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 की एनर्जी है, तो इन दोनों में से बताओ कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। ये मैं किसी और एटम की बात कर रहा हूँ, बेंजीन की बात नहीं कर रहा। बेंजीन तो एक जैसी दिखती है तो दोनों सेम एनर्जी पर होती है। मैंने क्या किया, किसी हाइपोथेटिकल एटम की बात कर रहा हूँ जिसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, एक की एनर्जी ये है और एक की एनर्जी ये है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 ज्यादा स्टेबल होगा या 2 ज्यादा स्टेबल होगा, 1 ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है मेरे पास, कम है। तो जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जो कि यहाँ पर फर्स्ट है, और रेजोनेंस हाइब्रिड की जो बीच की एनर्जी गैप आएगा ना, इसे बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो लिखो आप इस बात को। एक्चुअल structure of molecule is known as resonance hybrid, and it have contribution from all resonating structures, next one लिखो। Resonance is hypothetical process. Resonance is hypothetical
theoretical process and the energy difference between resonance hybrid and most stable resonating structure is known as resonance energy. सामने वो वाला डायग्राम बना लो जो वहां पे बना हुआ है। लास्ट में बनाया ना, वो दोनों के बीच का बना के ये लिख लो, दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो मेरे पास रेजोनेंस एनर्जी होगा। क्योंकि एग्जाम में आपके पास ग्राफ आएगा इस तरह का बना हुआ, फिर आपसे पूछेगा रेजोनेंस एनर्जी बताओ, तब आप बताओगे क्या क्या इस तरह। यहाँ पर तो बस प्रोग्रेस लिखा होगा, रिएक्शन है, रिएक्शन बढ़ रहा है। एनर्जी वर्सेस कितना प्रोग्रेस लिखा होगा, रिएक्शन लिखा होगा नीचे ना, कि आपके पास फर्दर रिएक्शन बढ़ता जा रहा है ना आगे, ऐसे रिएक्शन लिखा होगा, या टाइम लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब लिखो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कब रेजोनेंस हो सकता है और कैसे पता चलेगा कि वहां रेजोनेंस है या नहीं है। ठीक है, चलो पहले लिखो मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। अब अगर मेरा मॉलिक्यूल प्लेनर है तो बताओ sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होती है, प्लेनर होता है। sp2 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, वो भी प्लेनर होता है। sp3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, क्या वो प्लेनर होता है, नहीं होता। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या नहीं हो सकती, sp3 नहीं हो सकती अगर वो रेजोनेंस शो कर रहा है तो। ठीक है, मॉलिक्यूल एक ही प्लेन के अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज पहले समझ लो, फिर पॉइंट के तरीके से लिखूंगा मैं आपको। मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया CH3 C डबल बॉन्ड O, मैंने यहाँ H लगा दिया। पहले रेजोनेंस की डेफिनेशन पढ़ के देखो, पहली लाइन क्या लिखी है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इस डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, डबल हेडेड एरो से करते हैं। अब देखो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है डबल बॉन्ड, ये डीलोकलाइज हो जाए, यहां से यहां चले जाए। तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाते देखिए हम जगह CH2 कार्बन, यहां लगा हुआ OH और यहां लगा हुआ हाइड्रोजन। पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले गए, बट उसकी वजह से हाइड्रोजन यहां से यहां पर आ गया। एटम्स क्या हो गए, चेंज हो गए। एक हाइड्रोजन ने अपनी इस लोकेशन को छोड़कर वो कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। ये काम कभी भी नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर होंगे। क्या होंगे, आइसोमर। क्योंकि आप जनरल फॉर्मूला देख लो, 2 कार्बन है C2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन है, इसका फॉर्मूला 2 कार्बन है C2, हाइड्रोजन कितने 2 3 4 और एक ऑक्सीजन। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है, बट ये दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन ने अपनी इस पोजीशन को चेंज करके वो यहां पर आ गया। तो ये मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। रेजोनेंस के अंदर ओनली पाई इलेक्ट्रॉन ही अपनी पोजीशन को छोड़कर दूसरी जगह पर जाएंगे, एटम यहां वहां नहीं होंगे। एटम जो जहां पर प्रेजेंट है वो वहीं पर ही रहेगा। ठीक है, जैसे CH2 माइनस है, कार्बन डबल बॉन्ड हो H। मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, थोड़ा थोड़ा तो आपको पता ही है रेजोनेंस के बारे में।
ठीक है। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आया और ये कहाँ चले गए यहाँ, तो यहाँ क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन। इन दोनों में देखो क्या किसी एटम ने लोकेशन चेंज की, CH2 है CH2 है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चेंज क्या हुआ, सिर्फ ये जो डबल बॉन्ड था पाई इलेक्ट्रॉन थी, पहले वो यहाँ पर था अब वो यहाँ पर आया, तो ये क्या होता है मेरे पास रेजोनेंस होता है, ये रेजोनेंस नहीं है। तो लिखो आप सेकंड पॉइंट, in resonance position of atom, in resonance position of atom remains same, position of atom remains same, only pi electron will delocalize, ठीक है। in resonance position of atoms remains same, only pi electrons delocalize। अब लिख लो आपके सामने जो लिखा हुआ एग्जाम्पल लिख लो कि वो नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा रेजोनेंस। अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, ठीक है, तो वहां पर और चीजें क्लियर हो जाएंगी, पहले आप इसको लिखो। लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर शुड बी सेम, ठीक है। देखो इस मॉलिक्यूल में देखो नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर की तरह काम करेगा, 1 2 3 4 और 5 है टोटल मिला के। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और ये भी क्या है 5। तो जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का एडिशन का जो सम होगा वो कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो आपको कभी भी एग्जाम में बोले ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ऐड करके देख लो, जिसके साथ मैच करेगा वो हो सकते हैं, जिनके साथ नहीं होंगे। दूसरा लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, total number of unpaired electrons must be same। next one लिखो, next one लिखो, total charge of all resonating structure, total charge of all resonating structure should be same, ठीक है। चलिए अब देखो जो लास्ट में जो दो पॉइंट लिखे हैं हम उन लोगों को समझते हैं है क्या उनका मतलब। अगर मैं एक कंपाउंड लेता हूं कुछ इस तरह का कि मेरे पास लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2। रेजोनेंस होने के लिए एक पॉइंट होता है कॉन्जुगेशन, जो कि हम अगले पॉइंट लिखेंगे, वो जरूरी होता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये होता है कॉन्जुगेशन, मतलब एक ग्रुप छोड़कर दूसरे ग्रुप पे क्या आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड हम लोगों ने क्या बनाया था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई में देखना नीचे लिखा हुआ है एल्कीन्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या रेजोनेंस होगा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन से यहाँ पर जाते हैं, ठीक है,
तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखो। अब देखो पहले ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन किन दो एटम्स के बीच में था? फर्स्ट और सेकंड के बीच में। नंबरिंग निकाल देता हूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है मेरे पास? फोर्थ। तो पहले ये डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड के बीच में था, अब ये डबल बॉन्ड कहां से जा रहा है? सेकंड से कहां पर जा रहा है? थर्ड के बीच में। तो देखो ये जो मेरे पास सेकंड आ रहा है, पहले इसने बॉन्ड यहां बना रखा था, अब ये यहां से बस अपना बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स किसके चले गए? फर्स्ट वाले ये चले गए। अगर इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ये बन जाएगा मेरे पास CH2 प्लस, फिर आगे आगे CH डबल बॉन्ड C। अब थर्ड और फोर्थ के बीच में देखो, पहले इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में शेयर थे, पर अब पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठ के किसके आ गए? सिर्फ फोर्थ वाले के पास आ रहे थे। यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास? CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज है मेरे को बताओ। अगर मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर दूं तो इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? न्यूट्रल ही है। न्यूट्रल ही है, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज है। ये भी न्यूट्रल है और ये भी कैसा है मेरे पास? न्यूट्रल ही है। बट इसको क्या बोलेंगे? चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज मेरे क्या हो गए हैं? सेपरेट हो गए। ठीक है, तो ये मेरे पास एक चीज है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास दे दिया, ये कार्बन कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो क्या बन सकता है? CH2 फ्री रेडिकल, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन है, CH2 फ्री रेडिकल। इन दोनों के पास पास में तो कंबाइन करके ये बना देंगे। अब देखो यहां पर आप देखोगे तो हर एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, बट क्या यहां पर है सेटिस्फाइड? नहीं है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन भी कैसा हो गया? अब अनपेयर्ड हो गया। जब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते आप। ठीक है, आपको ये देखना कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो यहाँ पर भी सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे। कार्बन आयन कैसा था? डायमैग्नेटिक था। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कैसा था? डायमैग्नेटिक था। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पर क्या थे मेरे? पेयर्ड। बट इसके अंदर फ्री रेडिकल आ गए। फ्री रेडिकल आते ही कैसा हो गया? ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस चीज का आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसको लिखो। तो ये तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, बट वो नहीं होगा। अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तब बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लो, बस ये पॉइंट्स है थोड़े से जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। लिखो फटाफट। लिखिए, लिखो फटाफट। लिखो फॉर कॉन्जुगेशन, फॉर कॉन्जुगेशन, फॉर फॉर कॉन्जुगेशन ब्रैकेट में है अल्टरनेट पोजीशंस। कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट पोजीशन, एक छोड़ने के बाद दूसरा। अल्टरनेट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट फॉर कॉन्जुगेशन। ब्रैकेट में अल्टरनेट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट है जो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। इसको रेड में लिखना और नोट बना के इंपॉर्टेंट करके लिखना। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट पॉसिबल फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट पॉसिबल फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट।
ठीक है। अब आप हेडिंग डालो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखो, फर्स्ट लिखना हेडिंग डालो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। उसके अंदर सबसे पहले लिखना कॉन्जुगेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड सिस्टम हेडिंग डाल दो और उसके नीचे पहला लिखना कॉन्जुगेशन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। देखो भाई, मैं कहता हूं एक तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक आपके पास डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, डबल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। ठीक है, कहां जाएंगे, डबल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। ठीक है, देखो बनाते हैं CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ध्यान से देखना, पहले आप सामने देख लो फिर लिखना। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन दिखाई देगी, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, कुछ नहीं है, और फिर क्या आ गया मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। कौन माइग्रेट करेगा, डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। पॉजिटिव चार्ज नहीं जा सकता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कुछ होता ही नहीं। अगर आप सोचो तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, वहां पहले इलेक्ट्रॉन था, अब वो इलेक्ट्रॉन चला गया, तभी तो वहां पॉजिटिव चार्ज बना। पॉजिटिव चार्ज कोई चार्ज थोड़ी होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, अब देखो इन दोनों के बीच में ये पाई बॉन्ड बना हुआ है। अब ये पाई बॉन्ड यहां से कहां आने वाला है, यहां पर इस एटम में कुछ गया भाई, पहले इसने बॉन्ड इसके साथ बना रखा था, अब इसने उठ के इसके साथ बना लिया, गया किसका, इसका गया। तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए क्योंकि अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने वाला है। जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर आएंगे और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कौन माइग्रेट करेगा, ये यहां पर चले जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे आएगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ था। अब पाई बॉन्ड यहां से यहां चला गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ये वापस ये बन जाएगा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, इसको बनाओ। बना लिया, ठीक है। बना लिया, ठीक है। अब देखो, अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यही आपके ऑर्गेनिक में बार बार मैकेनिज्म के अंदर आएगा। ठीक है, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से समझ। यहां पर मेरे पास लगा हुआ है CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डबल बॉन्ड और मैंने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या है, कॉन्जुगेशन दिखाई दी क्या। अब कॉन्जुगेशन में तो कौन माइग्रेट करेगा, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो अपने पास ये अब देखो इसके बीच में और इसके बीच में तो अभी कोई बॉन्ड नहीं,
इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां से यहां जा रहे हैं, इस कार्बन का तो कुछ नहीं जाएगा, समझ रहे हो आप? देखो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, वहां दिख नहीं रहा है, शाइन कर रहा है, ठीक है, यहां बना देते बीच में। तो अभी तक जो क्या हो तो तुमको कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छा देखो अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है मेरे पास पाई बॉन्ड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, क्योंकि माइग्रेट कौन करेगा, पाई बॉन्ड करेगा। अब यहाँ से पाई बॉन्ड उठ के यहाँ जा रहा है, ये कार्बन तो कॉमन है, इसके पास तो पहले पाई बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना रखा था, अब वो ऊपर वाले के साथ बना लेगा, तो इस कार्बन का तो कुछ नहीं जाएगा, जाएगा किसका, इस कार्बन का, क्योंकि पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, बट अब वो जा रहे हैं। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, और इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके कि यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे। ये बात समझ में आ गई? पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं, कौन माइग्रेट करेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहां से उठकर ये यहां जा रहा है, ये यहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास में जाएगा, यहां से उठ के यहां जा रहा है, नुकसान किसका है, इसका। तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। क्या चीज, ठीक है। देखो अब पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड किन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज होगा इसके पास में, जब यहाँ पर आएगा तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा मेरे पास, यहाँ आ गया पाई बॉन्ड, ये पहले आ गया, ऊपर है मेरे पास CH2 और यहाँ पर क्या है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है तो क्या होगा मेरे पास, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे। अब देखो ये डबल बॉन्ड इसके और इस कार्बन के बीच में था, अब जो डबल बॉन्ड बनेगा इसके और इसके बीच में बनेगा, नुकसान किसका, ऊपर वाले का। तो यहाँ पर जो आपको फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बन जाएगा, CH2 प्लस, ये और ये सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड की लोकेशन क्या हो गई, अब चेंज हो गई। अब देखो वापस देखूं, अगर मैं ध्यान से सुनो, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, वापस से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये वापस से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये तो रिपीटिशन हो जाएगा, तो मतलब एक स्ट्रक्चर दो बार तो बनेंगे नहीं, तो मेरे पास सिर्फ 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इस कंपाउंड के। मुझे बात समझ में आ गई? इसको लिखो, इसको ओवरऑल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको ओवरऑल कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, ठीक है। बनाएंगे नहीं, वैसे तो बीच में सर्कल बना सकते हैं कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज, वैसे पता है कैसे बनाते हैं, ऐसे पॉजिटिव लिख देते हैं इसके इसको करके कि पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, ठीक है, बट नहीं से काम नहीं। लिखिए, अब आप खुद से बनाओ इसके लिए, इससे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे ये बताओ।
उसका बोलो। आप कोशिश करो बिना सामने देखे बनाने की, ताकि आप खुद से भी सीखोगे और फिर ऊपर से चेक करो कि मैंने ठीक बनाया कि नहीं बनाया। तो जहाँ डाउट है फिर मुझसे पूछना, सर मैं तो ऐसा बना रहा था, ये क्या हो गया। ये जब तक खुद से नहीं बनाओगे ठीक है यार। कल और परसों नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है, नाम लिखना सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप के साथ। नीचे वाला उसका आपको खुद से बनाना है। पहले कॉन्जुगेशन देखो, फिर बॉन्ड्स को शिफ्ट करने की कोशिश करो, फिर देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, खुद से कोशिश। होंगे कितने बने? ठीक है, तीन मिले, ठीक, 3 से ज़्यादा है। उनके वापस एक इस तरीके से हो जाएगा। कैसे भी कर ले, बना तो बना। फर्स्ट वाली रिपीट हो गया ना, ठीक है। तो क्या होगा, एक बार पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर आएगा, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना के दिखाता हूँ। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड चला गया यहाँ पर, तो ये बन जाएगा पाई बॉन्ड आ गया यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ, ठीक है। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पर और आपके पास लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपको वापस से बनाओगे ये 3 बनेंगे, चेक कर लो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है। कल हम आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, कल ही बनाएंगे मंडे को, और सैटरडे संडे हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप के साथ, स्पाइरो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। आज वाले कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, रुक कर भी पूछ सकते हो, सब लोग जाने के बाद, लेकिन कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेना, डाउट साथ में देखें।